मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अलप अरसलान या फिर दी ग्रेट सेल्जोक के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये तारीख 7 सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए नाज़रीन, सीजन 2 की एपिसोड नंबर 1 का आगाज करते हैं। एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे मैदान जंग में सेल्जोकी और बाज़ंतीनी बड़े बड़े लश्कर आमने सामने खड़े होते हैं और एक शाहीन उड़ता हुआ अलप अरसलान के बाजू पर आकर बैठ जाता है। मैदान जंग में सेल्जोकी परचम लहरा देते हैं और अलप अरसलान लश्कर के दरमियान से आगे बढ़ते हैं और फिर लश्कर के सामने पहुंचकर बाजू पर बैठे शाहीन उड़ा देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अपने घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देते हैं। फिर बाज़ंतीनी लश्कर से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं तुर्कों के ओगोस खानदान और कैनिक कबीले से हूँ, तमाम मजलूमों के मुहाफिज सुल्तान तुगरुल साहब का भतीजा और खरासान के हुक्मरान नाकाबिले शिकस्त चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अलप अरसलान हूँ। मैं मैदान जंग में अपने ऐसे मुखालिफ चाहता हूँ जो मेरे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखते हो। नाज़रीन, इसके बाद आपको एक महीना पहले का मंजर दिखाया जाएगा। सेल्जोकी महल में एक दरबारी ऐलान कर होता है। सुल्तान मुअज़्ज़म अमीरुल जलील शाहों के शेख सुल्तान तुगरुल साहब। इसके साथ ही महल का दरवाजा खुलता है और घोड़े पर सवार सुल्तान तुगरुल महल में दाखिल होते हैं। सुल्तान को देखकर तमाम लोग अदब से अपने सर झुका लेते हैं। फिर सुल्तान घोड़े से उतरने के बाद वहाँ खड़ी खातून के पास जाते हैं तो वो खातून कहती है, खुश आमदीद मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं, खातून आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस पर वो खातून कहती है, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान के पुकारने पर ख्वाजा आगे आता है और सुल्तान कहते हैं, शाही कौंसल को फौरन जमा करें, दिन आ गया है, यह हमारे वारिस का ऐलान करने का वक्त है। यही कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कैनिक कबीले में अलप अरसलान और उसका भाई सुलेमान अपने अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होते हैं, जबकि चागरी साहब बाकी लोगों के साथ एक जानिब बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे। इसके साथ ही चागरी साहब के इशारे पर वो सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं और अलप अरसलान वहाँ पड़ी बेड़नुमा चीज उठा लेता है और अपने साथियों की जानिब उछालता है, जबकि कैनिक कबीले के तमाम लोग ये खेल देख रहे थे और उससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये खेल देखकर चागरी साहब हसन साहब से पूछते हैं, हसन क्या ख्याल है, आपके ख्याल में कोकबोरो कौन जीतेगा, सुलेमान या फिर अलप अरसलान? तो हसन साहब कहते हैं, ये दोनों आपका खून है चागरी साहब, इन दोनों को इनकी सलाहियतें आपसे विरसे में मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग देख और दिल महसूस कर सकता है। इस पर चागरी साहब पूछते हैं, आपका दिमाग क्या महसूस करता है, हमें बताएं ताकि हमें मालूम हो कि आप क्या देखते हैं। जवाबन हसन साहब कहते हैं, सुलेमान वाकई माहिर और ताकतवर है, लेकिन अलप अरसलान मुख्तलिफ है हुजूर। वो ऐसे है जैसे आप और सुल्तान तुगरुल साहब बचपन में थे। वो अकल से, सूरत से, बल्कि हर तरह से आप दोनों जैसा दिखाई देता है। यह सुनकर चागरी साहब कहते हैं, आपने अच्छी बात की, अलप अरसलान के बाजू की तरह आपकी जुबान भी माहिर है। जबकि उधर कोकबोरो की बाजी अपने नाम करने के लिए अलप अरसलान और सुलेमान सर दर्द की बाजी लगा रहे थे और उनके साथी भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इधर चागरी साहब अकबलगे से पूछते हैं, मेरे भाई तुगरुल साहब के अपने जानशीन के ऐलान करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अकबलगे कहता है, आपने मिलकर जिस जानशीन का इंतखाब किया हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ऐलान करने का सही वक्त है या नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि ना बाप बेटे से लड़े और ना भाई भाई से। यह सुनकर चागरी साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह अकबलगे इंशाअल्लाह। जबकि उधर खेल के दौरान अलप अरसलान सुलेमान को घोड़े से नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ते हुए बेनुमा चीज को उसके मुंतखब की गई जगह पर रख देता है। इस तरह अलप अरसलान ये मुकाबला और खेल जीत जाता है और घोड़े से उतरने के बाद सुलेमान को सहारा देकर खड़ा करता है। फिर कहता है, मुझे अफसोस है ये गैर इरादी था। तो सुलेमान कहता है, यह सिर्फ एक खेल है। जवाबन अलप अरसलान कहता है, इंशाअल्लाह अगली बार आप जीतेंगे। जबकि यह मंजर देखकर सुलेमान की बीवी मायूस होकर चली जाती है और सुलेमान कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि आप अगली बार इतने खुशकिस्मत होंगे अलप अरसलान। यह कहते साथ ही सुलेमान अलप अरसलान का बाजू फातिहाना अंदाज में बुलंद कर देता है। यह मंजर देखकर कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाकर उन्हें दाद देते हैं। इसके साथ ही चागरी साहब उठकर आगे बढ़ते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, लोहे से लैस शेर दिल और हवा से भी शिकस्त ना खाने वाले मेरे बेटे अलप अरसलान और सुलेमान, आप मेरे लिए फख्र का बाइस है। मेरा अजीम अल्लाह आपको वो सब अता फरमाए जो आप चाहें। इस पर पूरा कबीला एक जुबान होकर आमीन कहता है। फिर अकबलगे बुलंद आवाज से कहता है, ऐ लोगो, आग लगाओ और खाना तकसीम करो, अपनी ख्वाहिशात मांगो, मट्टी को जरखेज होने दो, सूरज को चमकने दो और मेमनू को खेलने दो, ईद को ईद की तरह गुजारो, चलो नौरोज को जारी रखो। यह सुनकर अलप अरसलान और सुलेमान सीनों पर हाथ रखकर आदाब जलाते हैं। दूसरी जानिब सेल्जोकी महल में सुल्तान तुगरुल साहब अपने तख्त पर विराजमान होते हैं, जबकि उनके सामने तमाम अमीर और वजीर खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरे वजीर, अमीर और मेरे सरदारों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान फानी है, सिर्फ एक चीज जो हमेशा कायम रहेगी वो हमारी रियासत है। वक्त आने पर हम भी हक बारी ताला की तरफ लौट जाएंगे। इसीलिए मैं सेल्जोक सल्तनत का सुल्तान मिकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुगरुल रियासत में पैदा होने वाले किसी भी फितने से बचने के लिए अपने जानशीन का ऐलान करता हूँ। हर कोई जान जाए, सुन ले और इताअत करे। मेरा जानशीन
सुल्तान के नाम लेने से पहले ही एक शख्स तेजी के साथ वहां आता है और कहता है, मेरे सरदार बाज़ंतीनी काफिरों ने सरहद पर हमारे कबाइल पर दावा बोल दिया है। उन्होंने बगैर किसी रहम के सबको कत्ल कर दिया है, यहाँ तक कि बूढ़ों और औरतों को भी। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से लाल हो जाते हैं और उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं ख्वाजा? नाज़रीन, इसके बाद आपको बाज़ंतीनी किला ऐनी दिखाया जाएगा, जहाँ पे किले का दरवाजा खुलता है और यानी सिपाहियों के साथ कुछ तुर्कों को कैदी बनाकर किले में दाखिल होता है। जबकि किले की बालाई मंजिल पर गवर्नर एक शख्स के साथ खड़ा होता है और ये मंजर देखकर यानीस से पूछता है, क्या हो रहा है यानीस? ये वैशी कौन है? तो उसका बेटा यानीस कहता है, वो सरदार जिसने वास्पुर अकान में तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाया, अजीज बाबा जान। यह सुनकर गवर्नर साथ खड़े शख्स से कहता है, ये ऐनी है। क्या आपको इन लोगों को वास्पुर अकान के गवर्नर की हैसियत से इताअत पर मजबूर नहीं करना चाहिए था? जवाबन वास्पुर अकान का गवर्नर कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे वास्पुर अकान आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ गवर्नर। इससे पहले कि मैं अपनी मुहिम मुकम्मल कर सकूं, आपके बेटे ने इर्द गिर्द मौजूद हर तुर्क को मार डाला। असल वजह यह है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आप वास्पुर अकान समेत तमाम इलाकों के गवर्नर हैं। इस पर गवर्नर आला कहता है, वास्पुर अकान जॉर्जिया की तरह नहीं है गवर्नर। जबकि एक तुर्क कैदी बाज़ंतीनी सिपाही को पीछे धकेलकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। हम तुर्क हैं और हम काफिर के सामने नहीं झुकेंगे। मगर बाज़ंतीनी सिपाही उसे दबोचकर घुटनों में कर देता है। यह मंजर देखकर गवर्नर आला गवर्नर से कहता है, आपने इसे देखा? तो गवर्नर कहता है, मैंने देखा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को बाकी है, जैसा कि मैंने अपने चचा लेप्रेस से सीखा था। फिर गवर्नर आला अपने बेटे यानीस से पूछता है, यानीस तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? जवाबन यानीस कहता है, मैं चाहता था कि आप आखिरी फैसला करें बाबा जान। इस पर गवर्नर आला कहता है, क्या तुम पहले ही नहीं जानते कि क्या करना है? यह कहते साथ ही वो चला जाता है और यानीस के हुक्म पर उसका कमांडर दोनों तुर्कों के गले बेदर्दी से काट डालता है। जबकि गवर्नर ये सारा मंजर देख रहा होता है। इधर सल्जूकी महल में सुल्तान तुगरुल गरजते हुए कहते हैं, अगर बाज़ंतीनी काफिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं और जालिम काफिर के पागल कुत्ते बेगुनाहों पर एक एक करके हमला करें तो उन्हें इस दर्द की कीमत अदा करनी होगी। यह सुनकर एक शख्स पूछता है, आपका हुक्म क्या है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, फौरन तैयारियां शुरू करें ख्वाजा। हमारी तलवारें कितनी तेज है और हमारा गुस्सा कितना गजबनाक है, हमारा इंतकाम कितना दर्दनाक है, ये उन्हें बताने का वक्त आ गया है। तुर्कों पर बाज़ंतीनियों के जुल्म खत्म करने के लिए हम मुहिम पर अनातोलिया जाएंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं और अमीर कंदूरी कहता है, मेरे सुल्तान, हम उन्हें क्या जवाब देंगे जो ये जानना चाहते हैं कि आपका वारिस कौन है? तो सुल्तान कहते हैं, ये इसका वक्त नहीं है कंदूरी, मैं अनातोलिया मुहिम के बाद अपने वारिस का ऐलान करूंगा। फिर एक शख्स पूछता है, मेरे सुल्तान, आप मुहिम में कौन से मलिक को ले जाना चाहते हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरे कबीले से जाने वाले मेरे बहादुर आदमियों में मूसा यबकू का बेटा हसन, यूसुफ यानाल का बेटा अरबाज खान और चागरी साहब का बेटा अल्प अरसलान। यह सुनकर अमीर कंदूरी का चेहरा मुरझा जाता है। इधर कैनिक कबीले में नौरोज के मौके पर ईद का समा होता है और सिपाही रक्स कर रहे हैं, जबकि चागरी साहब एक जानिब बैठे अपने अजीजों अकारिब के साथ ये सारा मंजर देख रहे थे। सिपाहियों का रक्स देखकर हर शख्स लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। इसी लम्हे कुछ लोग घोड़े दौड़ाते हुए कबीले में दाखिल होते हैं और एक शख्स बुलंद आवाज से कहता है, गजनी के सुल्तान मियोदोद की खातून और चागरी साहब की बेटी बेगम शहवार खातून और गवर्नर अमीर बोजान ने हमारे कबीले को शर्फ बख्शा है। इसके साथ ही बगी का दरवाजा खुलता है और सुल्तान मियोदोद की बीवी चागरी साहब की बेटी शहवार खातून अपने बेटे मसूद के साथ बगी से बाहर आती है। शहवार खातून को देखकर लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं और मसूद भागता हुआ चागरी साहब के पास जाता है तो चागरी साहब उसे उठा लेते हैं। फिर कहते हैं, मेरे शहजादे, मेरा छोटा बेड़िया जवान हो गया है। इसके बाद मसूद अपने मामू अल्परस्लान के पास जाता है तो अल्परस्लान उसे उठाकर प्यार करता है। शहवार खातून भी आगे बढ़कर चागरी साहब के हाथ का बोसा लेती है और चागरी साहब कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई हो बेटी। फिर शहवार खातून अपनी माँ से गले मिलती है और उनसे उनका हाल अहवाल पूछती है। इसके साथ ही चागरी साहब अमीर बोजान को भी खुशामदीद कहते हैं। जवाबन अमीर बोजान चागरी साहब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद शहवार खातून अपने बाबा से पूछती है, आपकी तबीयत कैसी है बाबा? तो चागरी साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है बेटी, हमने सुना है कि सुल्तान मियोदोद बीमार हैं। गजनी में क्या हो रहा है हमें बताओ। इस पर शहवार खातून परेशान होते हुए कहती है, चले खेमे में चलकर बात करते हैं बाबा। यह सुनकर तमाम लोग मजीद परेशान हो जाते हैं, जबकि उधर सुलेमान की बीवी अपने भाई अमीर बोजान के साथ आगे बढ़ रही होती है और कहती है, भाई हमें आपके आने की उम्मीद नहीं थी। तो अमीर बोजान कहता है, शहवार सुल्तान नौरोज के मौके पर अपने कबीले आना चाहती थी तो हम इनकी हिफाजत के लिए इनके साथ आ गए। जवाबन उसकी बहन कहती है, आपने अच्छा किया, मैं आपको हाल ही में बहुत याद कर रही थी। इस पर अमीर बोजान कहता है, शुक्रिया बहन, सुलेमान कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। जवाबन उसकी बहन कहती है, उसने गोगबरों का खेल खेला है, वो अपने हाथ धो रहा होगा। तो अमीर बोजान कहता है, हमने सुना है तुगरुल साहब तख्त के वारिस का ऐलान करेंगे, क्या ये सच है? जवाबन वहाँ पहुंचने वाला सुलेमान कहता है, ये सच है अमीर बोजान। सुलेमान की आवाज सुनकर अमीर बोजान पलटता है और इसके साथ ही वो दोनों गले मिलते हैं। फिर सुलेमान पूछता है, हमें बताएं आपने और क्या सुना है? तो अमीर बोजान कहता है, मलिक सुलेमान की महारत और ताकत
جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط دعویدار امیر بوزان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سلیمان بول پڑتا ہے، کیا وہ شخص جو اپنے بھائی کو گوروں میں بھی شکست نہ دے سکے سلطان بن سکتا ہے؟ جواباً امیر بوزان کہتا ہے، عقل وہ ہتھیار ہے جو کسی کو بھی دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے سلیمان، تم جانتے ہو مجھے الپ ارسلان پسند ہے، اس کی کلائی مضبوط اور دل سخت ہے، لیکن وہ غصے کا تیز ہے، یہ اس کی نہ تجربے کاری کی وجہ سے ہے۔ سلطان ہونے کے لیے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم سلطان بنو گے تو وہ سرحدی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا، بالکل اس طرح جیسے تغرل صاحب کی طاقت چاغری صاحب ہے، اور پھر کوکبوروں میں اس کی مہارت تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ مفید ہوگی۔ یہ سن کر سلیمان گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب اینی قلعے میں تمام لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور گورن کہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے شہنشاہ نے بھی ہماری سرحدوں کے قریب ترکوں کے آباد ہونے کے بارے میں سنا ہے، تو گورنر اعلیٰ کیکومینوس کہتا ہے، یہ ہماری زمینوں پر حملہ کرنے والے چند انتشار ہیں، اور یانیز نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس پر ایک لڑکی کہتی ہے، میرے خیال میں شہنشاہ سے بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں چچا۔ تو ناظرین اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کیکومینوس کی بھتیجی ہے۔ وہ لڑکی مزید کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ ترکمانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے 2 قابل اعتماد آدمی اس قلعے میں بھیج رہے ہیں۔ جواباً کیکومینوس کہتا ہے، انہیں بھیجنے دو تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر یانیز پوچھتا ہے، یہاں کون آ رہا ہے بابا؟ تو کیکومینوس کہتا ہے، ہمارے شہنشاہ کا پسندیدہ جنرل دوکاس، اس کے پاس ایک نوجوان سپاہی بھی ہے جو اس کے ساتھ علاقے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس پر گورن کہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوکاس کو معلوم ہے کہ ترکمان اب بھی ہماری مشرقی سرحدوں کے قریب آباد ہیں گورنر؟ اگر یہ ترکمان ہماری سرزمینوں میں داخل ہو جائیں تو، اور خاص طور پر اگر سلجوکی اس میں شامل ہو جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے سپاہی کافی ہیں؟ تو کیکومینوس کہتا ہے، ہر چیز کو فوجیوں کی تعداد سے نہیں ماپا جا سکتا، قابل اعتماد معلومات ایک چھوٹی سی فوج کو بھی میدان جنگ میں فاتح بنا سکتی ہیں۔ میرا ایک قابل اعتماد دوست ہے جسے میں مشرق میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، ہم سلجوکو کے خلاف اتحاد میں ہیں، وہ ہمیں ان کے ہر قدم کے بارے میں پہلے سے ہی مطلع کرے گا، اس طرح ہم ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہیں گے۔ ادھر سلجوکی محل میں امیر کندوری ایک کبوتر کے ساتھ خط باندھ کر اسے اڑا دیتا ہے۔ دوسری جانب کہنے قبلے کے خیمے میں تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور چاغری صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، مجھ سے بات کرو بیٹی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو شہوار خاتون کہتی ہے، سلطان میودود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا، اگرچہ یہ بات لوگوں سے خفیہ رکھی گئی ہے لیکن ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اگر وہ فوت ہو گئے تو میں پریشان ہوں کہ غزنی میں کیا ہوگا۔ اس پر الپ ارسلان کہتا ہے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، فکر مت کریں بہن۔ جواباً شہوار خاتون کہتی ہے، شکریہ بھائی، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کوئی ہلچل مچ جائے گی، مسعود تخت سنبھالنے کے لیے ابھی بہت چھوٹا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا جوان بچہ کہیں تخت کی لڑائی میں ہار نہ جائے۔ یہ سن کر چاغری صاحب کہتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم جو بھی ضروری ہوا کریں گے۔ تو الپ ارسلان کہتے ہیں، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی آپ کو یا میرے بھتیجے کو چھو نہیں سکتا، کیا ایسا ہی ہے نا سلیمان؟ جواباً سلیمان کہتا ہے، جو بھی ضروری ہوگا ہم کریں گے، اور ہمارے سردار کا بھی یہی حکم ہے۔ جبکہ ادھر سلیمان کی بیوی امیر بوزان سے کہتی ہے، مجھے اس کی قیمت کیوں ادا کرنی پڑے گی بھائی؟ شادیوں سے شہوار خاتون اس کیچڑ والے قبیلے سے نکلی اور غزنی کے سلطان کی بیوی بنی، اور میں ایک قبیلے کے سلجوکی ملک کی خاتون بن گئی۔ تو امیر بوزان کہتا ہے، وہ سلجوکی ملک چاغری صاحب کا پسندیدہ بیٹا ہے، وہ سلطان تغرل کے بعد تخت کا سب سے مضبوط دعویدار ہے، تخت کے وارث کا اعلان جلد کیا جائے گا، سلیمان سلطان بن سکتا ہے۔ اس پر سلیمان کی بیوی کہتی ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا بھائی، یہاں تک کہ دور دراز کے سرزمینوں کے لوگوں میں بھی الپ ارسلان کے چرچے ہیں، اور سلطان تغرل اور چاغری صاحب دونوں ہمیشہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی اس گندے قبیلے سے چھٹکارا نہیں پا سکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سن کر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور 2 لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ چاغری صاحب بھی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سرداری خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک شخص گھوڑے سے اترنے کے بعد بلند آواز سے کہتا ہے، چاغری صاحب میں آپ کے لیے ہمارے سلطان کی طرف سے ایک فرمان لایا ہوں۔ تو چاغری صاحب کہتے ہیں، خوش آمدید نوجوانی سے پڑھو۔ تو وہ شخص فرمان کھول کر پڑھتے ہوئے کہتا ہے، سلجوکی سلطان تغرل صاحب کی طرف سے خراسہ کے حکمران چاغری صاحب کے نام بازنطینی گورنر نے ہماری سرحدوں پر موجود ترکمانوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے۔ یہ سن کر ہر ایک شخص کو ایک زوردار دھچکا لگتا ہے۔ وہ شخص فرمان پڑھتے ہوئے مزید کہتا ہے، ترکوں کی روایت کے مطابق ظالموں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اور کافروں سے انتقام لینے کے لیے اناتولیا میں مہم چلائی جائے گی۔ اس اہم معاملے کی وجہ سے وارث کا اعلان اناتولیا کی مہم کے اختتام تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میرا حکم ہے کہ خاندان کے افراد میرے حضور حاضر ہو جائیں۔ موسیٰ یبکو کا بیٹا حسن، یوسف یانال کا بیٹا ارباز خان اور چاغری صاحب کا بیٹا سلیمان۔ سلیمان کا نام سن کر ہر شخص چونک جاتا ہے اور الپ ارسلان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، سلطان نے تو الپ ارسلان کا نام لیا تھا، یہ فیصلہ کیوں اور کیسے تبدیل ہوا آپ آنے والے ایپیسوڈ میں جان پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ الپ ارسلان کی پہلی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہبان۔